ओके, सो सिस्टम बता दिया मैंने, जो भी अंडर स्टडी होगा वो उसमें रियल इमेजिनरी बाउंड्री होगा। सराउंडिंग क्या होगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये सिस्टम हो गया। और यूनिवर्स में बाकी सिस्टम को छोड़ के रेस्ट पार्ट, सिस्टम को छोड़ दो बाकी पार्ट को सराउंडिंग बोलोगे, यही होगा ना। जैसे एक कंटेनर ले लो, कंटेनर तुम्हारा सिस्टम है, तो कंटेनर के बाहर का पारा बाकी रेस्ट पार्ट जो होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट सिस्टम सराउंडिंग। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो तीन होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में होगा पहला क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि मान लो कोई क्लोज कंटेनर ले लोगे, उससे क्या होगा, मास क्रॉस नहीं करेगा बट एनर्जी ट्रांसफर फिजिबल है। क्लियर ना, मतलब एनर्जी, जैसे क्लोज कंटेनर में मिल्क को हीट करके रख दो, तो मिल्क इधर से उधर तो नहीं जाएगा बट हीट जरूर इधर से उधर जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो इसमें नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर इज फिजिबल। उसके बाद है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन कंटेनर ले लो, क्लोज कंटेनर तो बता दिए कैसा हो गया। क्लोज कंटेनर मतलब ऐसे कर दोगे, ऐसे क्लोज कर दोगे, इससे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी, बट मास का एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन सिस्टम मतलब जैसे मिल्क को हॉट किया, उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए, ठंडा होने पे क्या होगा धीरे धीरे, या पानी को गर्म करके छोड़ दो, तो वाटर जो धीरे धीरे कूल होगा, तो क्या केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, नहीं मास भी धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो ओपन कंटेनर में तुमने वाटर को रख दिया, स्लोली क्या होता जाएगा, वो पानी भी बाहर को चलते जाता है। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। तब यहाँ से यहाँ तक ऐसे मास का ट्रांसफर होगा, मास इधर से इधर जा सकता है, एनर्जी भी इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। तो मास एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों इसमें ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? कैन बी इंटरचेंज। ओके, थर्ड हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मोफ्लास्क, उसमें क्या होता है, सिस्टम की एकदम आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलग, मतलब उसको समझो कि थर्मोफ्लास्क में कुछ पुट कर दो तो क्या होगा, हीट तो बाहर नहीं जाता, ना ही एनर्जी बाहर जाएगा, है ना। तो ये होगा नाइदर मास नॉर एनर्जी, process processes the system. Example, थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क रहेगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? फिर तीन तरह के सिस्टम हो गए। क्लोज सिस्टम मतलब किसी चीज को क्लोज कंटेनर में रख दो, ओपन सिस्टम मतलब ओपन कंटेनर में रखो, और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब थर्मोफ्लास्क, उसमें मास एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की ओर चले, तो जैसे कि ऐसे बना सकते हैं, इसको ठीक से बना दे तो ये छोड़, ठीक हो, वैसे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी,
पहला हो गया प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। जिस चीज को मेजर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ये सब को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। फिर भी लिक्विड वगैरह रहे तो विस्कोसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट, ये सब कई चीजें तुम निकाल सकते हो। तो वो सब प्रॉपर्टी हो गया। तो इसमें क्या हो गया? दो तरह का हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे इसमें। पहला हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आते रहेगा। वो सब तो केवल सिंपल डेफिनेशन था। तो पहला हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द प्रॉपर्टी whose magnitude depends on amount of the system। मतलब अमाउंट बढ़ा होगा तो प्रॉपर्टी तुम्हारा चेंज दिखे, जैसे कि ऑल और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? एक्सटेंसिव भी हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी which what is independent of total amount। तो इसमें क्या होगा? जब तुम उसका अमाउंट बढ़ाओगे तो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है कि नहीं, यही देखना है तुम्हें। हाँ, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? Extensive properties are that property whose magnitude depends upon the amount of the system। The property whose magnitude depends upon the amount of the system। अमाउंट बढ़ाओगे तो वो प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। जैसे मास, मास को यदि 1 किलोग्राम है, तुम बीच से हाफ कट कर दो तो अब हाफ किलोग्राम हो गया। तुम जितना छोटा लोगे मास उतना छोटा आएगा। तो मास क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटेंसिव वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो गया? उस चीज को हाफ कट कर दो, हाफ कट करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम भी हाफ हो गया। डेंसिटी, कोई सब्सटेंस है, डेंसिटी है, उसको हाफ कट कर दो, क्या डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी? नो। तो डेंसिटी कौन सी होगी? उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल पे नहीं। लेंथ, लेंथ किधर होगा? एक्सटेंसिव, हाँ। उसको हाफ करोगे तो लेंथ भी हाफ हो जाएगा। एरिया, वो भी हाफ हो जाएगा ना, कट करोगे तो। प्रेशर, जैसे इस रूम में प्रेशर 1 atm है, तुम रूम को हाथ दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? इंटेंसिव है, राइट। तो प्रेशर जानबूझ के पूछते हैं, हम लोग को क्या लगता है ना कि प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं। तुम इमेजिनरी में कट करके देखो, रूम का आधा कट कर दो इमेजिनरी में, तो आधे रूम का मास आधा हो जाएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, बट प्रेशर रिमेन्स 1 atm ओनली। टेम्परेचर, इंटेंसिव, राइट। उसको, हाँ, ये एक क्वेश्चन आते ही रहता है आईआईटी में भी, इधर भी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, जबकि करना कुछ नहीं है। उसको जस्ट दो हाफ पार्ट में डिवाइड करो, देखो क्या वो हाफ हो गया क्या? कोई भी चीज हॉट है, उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या टेम्परेचर भी आधा आधा हो गया? नहीं, मास हाफ हाफ होगा। तो जो हाफ नहीं हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिव,
राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ, अब ये तो पढ़ोगे आगे जाके, यहाँ पर लर्न कर लोगे। ईएमएफ इंटेंसिव होता है, उसका ई नॉट वैल्यू फिक्स है तो फिक्स है। अभी क्या आता है, इसी चैप्टर में आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो यहीं पे देखेंगे कि हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक मतलब विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द यूनिट मास, वो सेम आएगा। हाँ वो कहीं ना कहीं आएगा। और कुछ चीजें आगे तक आएंगी उसमें, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, तब इसको आगे जाके पढ़ेंगे तब होगा। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में जाएगा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है ना। नहीं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आधा ले लिया तुमने, हाफ ले लिया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी उसका उतना ही रहेगा। हाँ एक्सटेंसिव होगा, राइट। यदि 1 kg का ब्लॉक है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हाफ केजी करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, 1 ग्राम हो गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेजिबल होगा। 1 kg का ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कुछ भी चीज डैमेज कर दे, बट 1 ग्राम का गिरेगा तो वो कोई डैमेज नहीं करेगा, मालूम ही नहीं चलेगा। तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग है ना, एमजीएच। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा ना। हाँ, तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास। तो ये कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। इंथाल्पी भी एनर्जी था, याद करो, इलेक्ट्रॉन गैन इंथाल्पी वगैरह की बात कर रहे हैं, इंथाल्पी यहाँ पे डिफाइंड होगा, बट इलेक्ट्रॉन गैन इंथाल्पी बताया था ना, वो एनर्जी का एक फॉर्म है। हाँ, तो इंथाल्पी भी एनर्जी का एक फॉर्म है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बाद में डिफाइन होगा, बट इसमें एनर्जी वाला एक टर्म है, मतलब कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है वो। हीट कैपेसिटी वो इस चैप्टर में डिफाइंड होगा, तो ये आ जाएगा इंटेंसिव एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी एम एस डेल्टा टी होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो वहां पर मास तो इन्वॉल्व है ही, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एम इन्वॉल्व नहीं होता। अब विस्कोसिटी, तो वो इंटेंसिव में चला जाएगा। सरफेस टेंशन वो भी बाद में आता है, पर यूनिट मास हो जाता है। सरफेस टेंशन, ये फिजिक्स में देखोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ तो डिफाइन किया उसके लिए कर रहे हैं ना, तो ये भी इधर चला जाएगा। और मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना हो, मोलार वॉल्यूम तो जैसे गैस का ले लो तो कितना आता है, 22.4 ही आता है ना। अब गैस का 5 लीटर हो चाहे 10 लीटर, उसका मोलार वॉल्यूम एट एस टी पी 22.4 ही है, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम हो तो उतना ही रहेगा ना। हाँ तो बस ये वो। हाँ, एक एक मिनट, ठीक है, थोड़ा इससे सोचो, मैं 2 मिनट टाइम दो, मैं आ रहा हूँ।
ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबका। सो ओम ने क्या लिखा, मोमेंटम विल कम इन इंटेंसिव। मोमेंटम में मास है ना, तो क्या होगा मोमेंटम, मास का एक टर्म है ना, मास ऑफ करोगे तो मोमेंटम भी ऑफ होगा, एक्सटेंसिव राइट। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हम लोग का तीन मेन था। वॉल्यूम इधर हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तो मालूम होना चाहिए चारों। तो वॉल्यूम किधर आ गया, एक्सटेंसिव में। नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव मास बाई मोलर मास है, तो मास ज्यादा होगा तो उसका मोल्स भी ज्यादा होगा। और प्रेशर टेम्परेचर इंटेंसिव थे राइट, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये अब इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो रिलेशनशिप अमंग द अदर प्रॉपर्टी, जैसे फंक्शन ऑफ y1, y2, yn, ये सब हम लोग का इक्वल टू समथिंग जीरो कर दो। y1, y2, y2 प्रॉपर्टीज है सब, ये रिलेशन, ये प्रॉपर्टी है, तो रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज। तो कई तरह के इक्वेशन आएंगे इसके लिए हम लोग को, जो जैसे H इक्वल टू ई प्लस पी वी, हीट और ई और पी और वी का रिलेशन, G इक्वल टू एच माइनस टी एस, गिव्स फ्री एनर्जी, एच टी और एस का आपस में रिलेशन। इस तरह से कई तरह के रिलेशन आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसमें दो और पार्ट आ गया। हाँ, एक अभी तक जो किया उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आ रहा है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द path or route from which this state has been achieved। यही है ना, स्टेट फंक्शन क्या होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द व्हाट, स्टेट ऑफ द सिस्टम। केवल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये क्या होगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, और क्वांटिटी is not only depends upon, not only depends ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब केवल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे नहीं डिपेंड करेगा। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ऑल्सो द पाथ और रूट by which the state is reached। अब सोचो कि मान लो तुम्हें मैंने बोला कि तुम ये पॉइंट ए पे हो, यहाँ से तुम अपने ये कहीं पे मान लो कि तीन हाथ नाका पे हो, यहाँ से तुम्हें कुछ वासी स्टेशन जाना है, तो तुम्हारे पास वेरियस बेस है ना, या तीन हाथ नाका से थाने स्टेशन आना है, तो तुम क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट थाने स्टेशन आ जाओगे, वहां से सामने ऑटो लिए थाने आ गए। या तुम्हारा मन किया था इधर वाशी चले गए, वाशी से घूम के इधर आ गए। या तुम्हारा और मन किया ऑल इंडिया टूर करके कहीं कहीं से घूम के यहाँ पर आए। तो क्या सेम रहा, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट सबका सेम रहा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा स्टेट फंक्शन हो गया, डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल से फाइनल कहाँ पे गया। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, स्टेट फंक्शन। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज स्टेट फंक्शन, यही हुआ ना।
डिस्टेंस सबका अलग अलग हो गया, तो वही क्या हो गया, पाथ फंक्शन ना। हाँ, तो डिस्टेंस इज पाथ फंक्शन, किस पाथ से गए वो मैटर कर रहा था। और डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया कि इनिशियल से फाइनल जाने में क्या हो गया। मान लो कि वाटर 25 डिग्री पे है, सबको मैंने बोला कि 75 डिग्री पे हीट करके लाओ। अब किसी ने क्या किया कि 25 से 75 डायरेक्ट हीट किया। अब किसी ने क्या किया, पहले 25 से 90 डिग्री हीट किया, फिर वहां से कूल करके वापस लेके आया। कोई पहले उसको रेफ्रिजरेट कर दिया, किसी ने -10 डिग्री पे फिर हीट करके ले गया। तो सबका एफर्ट अलग होगा, जो रेफ्रिजरेट किया फिर हीट किया उसको एनर्जी ज्यादा लगी, उसका एफर्ट ज्यादा लगा। बट जिसने डायरेक्ट 25 से 75 किया उसका एफर्ट कम लगा। बट जब मेरे पास आएगा तो सारे वाटर 75 पे रहेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरनल एनर्जी तो सब में सेम है। कौन किस पाथ से आया मुझे मतलब ही नहीं है, किसने कितना हीट दिया वो मतलब ही नहीं है। मेरे लिए तो क्या होगा, सब मुझे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा, सब 75 डिग्री पे। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया वो हो गया स्टेट फंक्शन। उसको बस इनिशियल स्टेट क्या टेम्परेचर था, फाइनल स्टेट क्या टेम्परेचर था, वही मैं कह रहा हूँ। और जो हीट उसके लिए देना पड़ गया वो डिपेंड हो गया तुम्हारा पाथ फंक्शन, सबके लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो वर्क डन भी सबके लिए अलग अलग जाएगा, तो वो भी होगा पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये क्या होगा, वर्क या हीट या हीट गिवन। ये पाथ डिपेंडेंट है, जो जितना बड़ा पाथ कवर कर रहा हो सकता है उसके लिए उतना ज्यादा हीट देना पड़े तुम्हें, उतना ज्यादा वर्क करना पड़े। और स्टेट फंक्शन क्या हो गया, जो फाइनली इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। वो तो मान लो 25 से 75 गया तो सबका चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा। वो तुम किसी भी पाथ से ले आओ, अब वाटर आया तो 75 पे ही ना। हाँ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, वो सब कंजर्वेटिव वगैरह सर से करना है, वो सब फिजिक्स में कुछ कुछ पॉइंट है, वो सब इधर नहीं है। तो इसको और क्लेरिफाई करना होगा केमिस्ट्री के लिए। तो एक हो गया स्टेट फंक्शन, एक हो गया पाथ फंक्शन, तो तुम्हें ये तीनों याद कर लेना, कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। हाँ, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या हो गया, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। मतलब वो सिस्टम फिर वापस वहीं पे आ जाना चाहिए, जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था वापस वहीं पे आ जाएगा। सीरीज ऑफ प्रोसेसेस whose initial and final states are identical। जो इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट फिर से सेम आ जाए। जैसे ये कर्व हो गया, तुमने यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ जाओ, ए से बी की ओर गए, बी से सी गए, सी से डी गए, वापस इधर आ गए ना। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक साइकिल। मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर का है, ये जो भी रहेगा ये होगा ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यदि ए वापस ए पे आ गया, 25 से 25 पे आ गया। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। हो सकता है वर्क डन करना पड़ जाए। वर्क डन जो होता है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। वो पॉइंट करते हैं कैसे आता है। हाँ, इसमें हीट भी देना पड़ेगा। ये क्या होगा, ये आगे जाके करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, बट डेल्टा क्यू जरूरी नहीं है कि जीरो हो। वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, वर्क डन एरिया इनक्लोज बाय द कर्व आएगा। कैसे आएगा वो अभी करते हैं हम लोग, पहले इसको डिफाइन तो करें। ओके।
अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करें, कई तरह का प्रोसेस हो जाता है, कौन कौन सा है? नेम से ही क्लियर हो जाता है, केवल नेम सुनोगे तो क्लियर होगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, प्रोसेसेस। पहला हो गया आइसो थर्मल प्रोसेस, क्या लग रहा है इसका मतलब? हाँ, सेम टेम्परेचर पर है। किसी भी चीज को ऐसे करो ना कि टेम्परेचर रिमेन्स सेम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर इसके लिए तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा ना, यदि गैस है तो। अच्छा, अभी तो गैस लॉ पढ़ा ही नहीं सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, टी कांस्टेंट मतलब डी टी इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर नहीं आएगा, तो डी भी जीरो आएगा। डी क्या होता है, एन सी वी डी टी, ये आगे जाके आएगा, एन नंबर ऑफ मोल, सी वी मोलर हीट कैपेसिटी, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो ये भी जीरो हो गया, ये डी का ये फॉर्मूला आगे डिफाइन करेंगे हम लोग। बट इतना तो क्लियर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, हर समय वाटर 25 का 25 डिग्री रहा, तो इंटरनल एनर्जी कहाँ इंक्रीज हुआ, नहीं इंक्रीज हुआ, तो डी जीरो रह गया, डी टी भी जीरो रह गया। अब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हो गया सेम व्हाट, प्रेशर। तो प्रेशर रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें हम लोग, मतलब डी डीपी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में क्या होगा, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब किसी क्लोज कंटेनर में किसी चीज को लेके हिट कर दो तो वॉल्यूम तो रिमेन्स सेम, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो या डीवी इक्वल टू जीरो, एक ही बात है, डीवी या डेल्टा वी जो भी लिखो। आइसोकोरिक प्रोसेस, सब जगह डी लिख रहे हो वही लिख दो, डीवी इक्वल टू जीरो, मतलब एक क्लोज कंटेनर ले लो, हीट कर दो उसमें लेके, कोई भी कंटेनर लो उसको ऊपर से क्लोज कर दो, मतलब क्लोज सिस्टम ले लिया, आप हीट करते रहो। ओके, हाँ, यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब इसके बाद आएगा साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का अभी बताया था। सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पाथ, है ना, सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक में क्या होगा, डेल्टा ई बिकम्स इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो इनफाइनाइटेसिमली स्लोली होगा, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम में होगा रिएक्शन। जैसे मान लो कि एक गैस को तुम्हें 1 ATM से कंप्रेस करके 10 ATM पे ले आना है, तो पहले 1 ATM है तो तुम उसको ऊपर बहुत थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करो, 1.0000001 ATM ऐसे अप्लाई करो, फिर उतना आ जाए तो फिर 1.0000002 अप्लाई करो, ऐसे है ना।
तो धीरे धीरे सोचो उसमें कितना टाइम लगेगा। 1.0000 कहीं और जाके एकदम लास्ट में 3 अप्लाई करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो वो 10 एटीएम पे आते आते वो मतलब इसको किसी भी इंस्टेंट पे तुम रिवर्स कर सकते हो, दोनों प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेंगे। अंदर साइड में प्रेशर 5 हो सकता है, 5.2 हो तो बाहर होगा 5.000000, लास्ट में 1 कहीं ऐसा। तो ये कभी भी रिवर्स किया जा सकता है। इनफाइनेटली स्लो है, तो ऐसा प्रोसेस तो कभी सुना ही नहीं कि ऐसा भी होता है। तो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, डज नॉट एग्जिस्ट। बट जब भी हम लोग बात करेंगे ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस पे ही पढ़ेंगे सब कुछ, राइट। वो कई चीजें हाइपोथेटिकली लेना पड़ता है, तब जाकर वहां पे क्लियर होगा। फिजिक्स में सबको पार्टिकल मान के चलते हो, पार्टिकल मतलब क्या हो गया, वो उसका वॉल्यूम ही नहीं है, मास तो है ना। मास है, वॉल्यूम नहीं है, तो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स जितना पढ़ लो सब उसी तरह कर रहे हो, उसी पे फोर्स वगैरह अप्लाई किया जा रहा है। वॉल्यूम तो होगा ही होगा ना। तो कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया मैटर करने लगता है ना, अपर पोजीशन पे कि लोअर पे कि मिडिल पे, हर जगह के अकॉर्डिंग अलग आएगा फिर। बट हम लोग मानते हैं वॉल्यूम ही नहीं है। तो वो पढ़ोगे तब जाके बाद में वेरिएशन करके बीटेक में मेन चीज निकाल पाओगे कि कहाँ पर कौन सा फोर्स का कितना कंसिडरेशन लेना है। मतलब आइडियल कंडीशन पूछा तो रियल कर सकते हो, जैसे आइडियल गैस लॉ पढ़ते हैं, आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी पढ़ लोगे तो रियल गैस में उसी में थोड़ा चेंज करके कुछ तो आ जाता है। उसी तरह रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या होता है, सो एनी प्रोसेस विच इज सो कंडक्टेड, कोई भी प्रोसेस जो ऐसे कंडक्ट किया जाए है ना, दैट एट एवरी स्टेट, that at every state the driving force is the driving force is only infinitesimally in मतलब एकदम छोटा सा, infinitesimally greater than the opposing force, than the opposing force। एंड जब एकदम हर समय इक्विलिब्रियम में ही चल रहा है, उस डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड। अब एकदम थोड़ा ही गिरे है ना ये, वो 180 में तो बाहर 1.00001 ऐसे, तो कभी भी चेंज कर सकते हो, वापस चाहो तो रिवर्स कर सकते हो। एंड कैन बी रिवर्स्ड, इसीलिए रिवर्सिबल बोल रहे हम लोग। डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द opposing force by an infinitesimal amount। मतलब थोड़ा भी चेंज करना चाहो तो तुम उसको तुरंत रिवर्स कर सकते हो उसमें। और इरिवर्सिबल क्या होगा, जैसे 1 एटीएम से 10 एटीएम लाना है, तो बाहर डायरेक्ट 10 एटीएम डाल दो, 10 एटीएम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसको कंप्रेस करके 10 एटीएम पे लाकर छोड़ देगा। तो वो हम लोग का प्रैक्टिकल प्रोसेस है, वो इरिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। 180 से 1080 में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है, उसके बीच में वापस नहीं कर सकते उसको। ये तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा टू कंप्लीट। ओके, हाँ देखो कोई डाउट किसी ने पूछा। सीवी एनसीवी, वो सीवी बाद में आता है, आगे डिफाइन करेंगे हम लोग। अगस्त वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैन आइसोथर्मल प्रोसेस बी
हाँ सारे प्रोसेस आ सकते हैं, साइक्लिक वगैरह में आगे करेंगे, अभी अभी तो बस डिफाइन किया कि वापस आ जा रहा है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, बहुत सारे प्रोसेस मिला के आ सकते हैं उधर। हाँ, ये सब मैं नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम with what, its surrounding, at what, every stage। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको कंप्लीशन टाइम कितना लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। प्रैक्टिकली कितना लगेगा, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, है ना। ये क्या होगा, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया, एक ही बार में हो जा रहा है ना, वन स्टेप टू स्टेप में हो जा रहा है। तो वो प्रैक्टिकल है। ओके, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। नो हीट ट्रांसफर, जैसे थर्मोप्लास्ट ले लो, उसके अंदर प्रोसेस करोगे तो हीट ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना। तो जो भी प्रोसेस किया वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, लिख दो ऐसे, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। प्रोसेस तो तुम कुछ भी करोगे, जैसे थर्मोफ्लास्क ऐसे लिया तुमने, पिस्टन ले लिया, यहाँ पे ऐसे पिस्टन हो गया है ना। अब इसको पूरा इस तरह से इंसुलेट कर दो। अब यहाँ प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये तो नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये इस साइड नीचे गया, तो तुम्हारा वर्क डन तुमने किया, वर्क डन इसके अंदर इसको ले गया, बट क्या हीट एक्सचेंज हुआ क्या कहीं से, ये क्यू इधर से इधर बाहर गया क्या, नहीं गया, ये हीट का एक्सचेंज नहीं होता। क्लियर ना। बाकी सब होगा, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, बाकी सब प्रोसेसेस होंगे, तो इस प्रोसेस का नेम क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ मिलेगा, एनी प्रोसेस विच इज वेरी फास्ट। तो कोई भी प्रोसेस बहुत फास्ट करोगे तो उसमें हीट एक्सचेंज का कोई चांस ही नहीं मिलता, सो दैट नो हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। मान लो कि टायर बस्ट हो जाए, तब क्या होगा, कहीं जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बाइक का टायर अचानक बस्ट हो जाए, या बाइसिकल का तुम्हारा टायर अचानक बस्ट हो जाए, तो जो बस्ट करने का टाइम है वो तो 1 सेकंड के अंदर गैस बाहर निकल गया। यदि गैस मान लो कि 100 डिग्री पे था और बाहर वाला 30 डिग्री पे था, क्या इंटरेक्ट करके वो टेम्परेचर कम कर पाया क्या, इंटरेक्शन टाइम बहुत कम है, तो उतने देर में कूल नहीं हो सकता वो। हाँ, सो दैट नो हीट ट्रांसफर। क्लियर ना। जैसे कोई भी चीज बस्ट हो जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो सब प्रैक्टिकली एडियाबेटिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, जैसे सिलेंडर पिस्टन ले रहे हो, अचानक तेजी से तुम कंप्रेस कर दो, तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा किसी के साथ, मतलब हीट एनर्जी उसकी वही रह जाएगी वो, तो वो एडियाबेटिक के अंदर आ जाएगा। अब
जैसे कि यहाँ पे ये लोग ऐसे, और यहाँ पे एक आइस बॉक्स डाल दो। आइस बॉक्स मान लो 0 डिग्री पे है कुछ, तो ये 0 डिग्री पे है। और यहाँ पे तुमने ऐसे प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारा हीट अंदर गया। बट यदि स्लो प्रोसेस होगा तो तुम तो इससे इंटरेक्ट करके 0 डिग्री वापस आ जाएगा। बट फास्ट प्रोसेस हो गया, तुमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको कंप्रेस करके नीचे ला दिया, तो क्या वो जो हीट जनरेट होगा वो बाहर जा पाएगा क्या? ये जैसे आइस बॉक्स में है सिलेंडर पिस्टन, तुम प्रेशर डाल लो, धीरे धीरे प्रेशर डालो, तो ये सिस्टम हीट होते जाएगा, तुम्हारी एनर्जी अंदर गई। और तुम्हारी एनर्जी अंदर गई तो धीरे धीरे इंटरेक्ट होकर बाहर जाएगा। तुम स्लोली कर रहे हो ना, एकदम धीरे 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 कर रहे हो, तो पूरा हीट एक्सचेंज होगा, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। यहाँ क्या रह जाएगा, टी कांस्टेंट हो जाएगा यदि वेरी स्लो प्रोसेस है तो। वेरी स्लो प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये भी 0 डिग्री पे ही रहेगा, कभी हीटेड होगा ही नहीं। बट बाइसाइकिल का पंप कभी तुमने पंप किया होगा तो मालूम चल रहा होगा कि नीचे हीट हो जाता है वो। तुम एक झटके से उसको ऐसे प्रेशर डालते हो तो क्या होता है, तुम्हारा जो एनर्जी है, जो तुमने वर्क डन किया, वो हीट एनर्जी बन के नीचे सिस्टम को हीट कर जाता है। तो उसे इंटरेक्ट करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। बाइसाइकिल का पंप किसी को याद होगा, प्रेस करते होते धीरे धीरे नीचे हॉट होते जाता है। क्यों हॉट होते जाता है? तुम उसे कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, तुमने वर्क डन किया, तुम्हारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हुआ, और वो हीट इंटरेक्ट नहीं कर पाता एयर के साथ। एयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो वहीं पर हॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? बट उसको एकदम धीरे धीरे पिस्टन को दबाओ, तब क्या होगा, तो वो लगातार एयर का कांटेक्ट में रहेगा, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो 25 मेंटेन रहेगा। तो वो आइसो थर्मल हो गया, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रह गया। और जिसमें तुमने इंटरेक्ट कर दिया, तेजी से प्रोसेस कर दिया कि वो इंटरेक्ट ही ना कर पाए, तो क्या हो जाएगा, आइसो, सॉरी एडियाबेटिक ना। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं साउंड, जो साउंड होता है, साउंड सामने लोग होता है, सामने रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, ये दोनों होता है, तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। क्यों? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साउंड कहाँ से कहाँ गया, वो कहाँ है तुम्हारा हीट एक्सचेंज कर पाएगा किसी के साथ? अब बताओ क्या क्या डाउट है। सो हमने क्या लिखा है, कैन वी से द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर और सोडियम विद वाटर इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस? हाँ, जो तुरंत हो जाए फ्रैक्शन सेकंड में, सब एडियाबेटिक है। हाँ, कोई भी नेचर में प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो एडियाबेटिक है, वो हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगा, सेम टेम्परेचर पा ही नहीं पाएगा, उसका जगह वो तुम्हारा क्या होगा, जैसे थर्मस फ्लास्क में तुमने रखा है और पिस्टन है, उसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा वर्क डन गया है अंदर, है ना? तुमने वर्क डन गया है तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में गैस को मिल गया, और वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि तुमने थर्मस फ्लास्क रखा है, तो हीट बाहर नहीं जा सकता। या थर्मस फ्लास्क को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ एक सिस्टम तो ये था कि यहाँ पे इसको इंसुलेट करके रख दिया, इसको चारों ओर से हीट बाहर ना जाए। ठीक है, ऐसे तुमने हीट किया यहाँ पे, तुमने ऐसे वर्क डन किया, मान लो वर्क डन 50 जूल किया, तो 50 जूल गैस को मिल गया, या 50 जूल गैस हीटेड हुआ, बट हीट तो बाहर जा ही नहीं पा रहा है। या फिर उसी सिस्टम को क्या कर दो, तुम इतना तेजी से कंप्रेस करो कि ये 50 जूल 1 सेकंड के अंदर आ जाए, तो 1 सेकंड के अंदर हीट कहाँ बाहर जा पाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा ना। तुमने तुरंत कंप्रेस कर दिया, अब तुम्हारा 0.5 सेकंड में प्रोसेस पूरा हो गया, तो 0.5 सेकंड के अंदर क्या हीट एक्सचेंज करके वो फिर से 25 डिग्री पे आ जाएगा क्या? नहीं, वो हीटेड हो जाएगा, देखोगे वो उसका वॉल पूरा हीटेड हो गया। क्लियर हुआ? तो वही एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज नेचर में जो यदि बहुत फास्ट होगा ना, तो वो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता किसी के साथ, तो उसी को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अभी भी डाउट है क्या? हाँ, हीट अंदर ट्रैप हो जाता है, इसी के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में जब भी हम लोग वर्क डन करते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस डिपेंड, तुम फास्ट कर रहे हो कि स्लो कर रहे हो, वो सब मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा चीज फास्ट कर रहे हो, कौन सा स्लो कर रहे हो। जो भी फास्ट करोगे तुरंत हो जाए, मतलब अभी डाला एक से आधा सेकंड में तैयार हो गया, तो तुम्हारा एडियाबेटिक है। फ्रैक्शन सेकंड में जो प्रोसेस हो जाए। ओके,
ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है, केवल एक डेफिनेशन है ये। अब हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाएगा, पहले वर्क और इसका डेफिनेशन कर दें। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या हो गया, हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। इससे सिस्टम हो गया, हीट यदि तुमने अंदर दिया सिस्टम को क्यू, तो ये पॉजिटिव होगा, और क्यू यदि अंदर आ गया तो ये पॉजिटिव है ना, बट हीट बाहर निकल रहा है तो ये निगेटिव होगा। क्लियर ना। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, और हीट जो तुम्हारा अ, बाहर आएगा तो उसको निगेटिव मानेंगे। उसी तरह वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुमने वर्क किया है, तुमने इसे प्रेशर डाला और गैस ऐसे अंदर कंप्रेस हो गया, तो ये वर्क डन, तब ये पॉजिटिव कहलाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव यहाँ पे। क्लियर नहीं, इस सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट वर्क डन यदि गैस एक्सपैंड हो रहा है, मतलब गैस कंप्रेस होगा, तो वो इधर आ जाता, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, उसको पॉजिटिव मानेंगे। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम्हारा वर्क डन कब होगा सिस्टम पर, वर्क डन जब तुम कंप्रेस कर पाओगे, मतलब कंप्रेशन हुआ तो गैस कंप्रेस हो रहा है, तो तुमने वर्क डन किया तो वो पॉजिटिव मानेंगे। इसका मतलब गैस जब वर्क डन करेगा तो क्या होगा, निगेटिव। एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। हाँ, तो ये इसका कन्वेंशन हो गया सर। हम्म, तो उसने बताया था तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दो वे से कर सकते हो, या हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दे दो तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा ना, हीट गिवन टू द सिस्टम। और दूसरा हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम सिस्टम पे वर्क डन भी कर दो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा ना, मतलब डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी चीज का इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है मतलब हीट करना है, इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो दो ही चीजें, या तो डायरेक्ट हीट कर दो, क्यू को पॉजिटिव कर दो, या उसके ऊपर वर्क डन कर दोगे, जब तुम वर्क डन करोगे तो वो भी तुम्हारा हीट के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो इसको जैसे कि सिलेंडर पिस्टन रखा तुमने ऐसे, एक सिलेंडर हो गया एक पिस्टन हो गया, और तुमने इधर वर्क डन कर दिया 50 जूल का, तो 50 जूल जाएगा कहाँ, इसका इंटरनल एनर्जी में तो आएगा। हाँ, और या तुम इसको हीट कर दो, हीट से भी 20 जूल दे दो, तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा ई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई का वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू क्या हो गया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ यहाँ पे बताओ। तुमने हीट दिया इसको कितना, 20 जूल, मतलब उसको सिस्टम को हीट करना स्टार्ट किया, प्लस वर्क डन भी किया कितना, 50 जूल, तो टोटल कितना हो गया, 70 जूल इज द इंटरनल एनर्जी। नहीं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
हाँ क्लियर हो रहा है? ओके। तो मान लो कि ऐसे एक सिलेंडर पिस्टन है, तुमने इसको हीट दिया, क्यू 50 जूल हीट दिया, और गैस बदले में एक्सपैंड कर गया, है ना? वर्क डन बाय द गैस 20 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हें कितना मिलेगा? गैस वर्क डन किया मतलब गैस क्या करना चाहता है? एक्सपैंड करना चाहता है, वो एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन बाय द गैस है। 30 जूल। ओके, हाँ करेक्ट। 50 जूल तुमने दिया और 20 जूल गैस एक्सपैंड कर गया, वो गैस पिस्टन को पुश करके ऊपर ले गया, तो उसने 20 जूल तो बर्बाद ही कर दिया डालने, तो 30 उसके अंदर 30 जूल ही बचा ना। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो 50 जूल तुमने दिया तो प्लस होगा। सिस्टम से समझो तो। और डब्ल्यू क्या लिखेंगे? हाँ माइनस में होगा, क्योंकि इसने तो वर्क डन किया ना, तो माइनस। तो 30 जूल, मतलब ये रूल नहीं भी मालूम रहे तो सिंपली इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम लोग। 50 जूल तुमने एनर्जी दिया, 20 जूल उसने बर्बाद कर डाले, 30 जूल उसके अंदर एक तुम्हारा आया। यही है ना? अब मान लो कि एक सिलेंडर पिस्टन हो गया ऐसे, अब तुमने इस पे वर्क किया, तुमने वर्क करके 30 जूल बढ़ाया इसकी एनर्जी। अब वो हीट निकाल दे बाहर, हीट गोज आउट, या हीट एक्सपेल्ड की बात करें हम लोग, हीट बाहर भी तो आता ना, कई चीज आएगा, तो हीट एक्सपेल्ड 20 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना पड़ा? ओके 10 जूल। हाँ हाँ, लॉ इज इजी, जिसको समझ में आ जाए आराम से कर लेगा। क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू हीट गिवन, हीट तो गिवन ही नहीं था, -20 था ना, बाहर आ गया, तो जो हीट बाहर आएगा उसको निगेटिव साइन देते हैं, यही है ना? प्लस डब्ल्यू कितना हो गया? 30। ये 10 जूल आ गया। मतलब ये लॉ नहीं मालूम है तो भी मालूम चल रहा है ना कि अच्छा वर्क डन तो 30 जूल किया उसने, 30 जूल तुमने कंप्रेस करके दिया उसे, और उसने 20 जूल बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? 10 जूल ही तो बचा। ओके। अब सिलेंडर पिस्टन में यहाँ गैस वर्क करके ले जा रहा है, वर्क डन बाई द गैस 10 जूल है, और साथ में उसने हीट एक्सपेल्ड भी किया 60 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी कितना? डेल्टा ई। हम्म, -70 जूल। सबका आ गया? ओके। एनर्जी विल डिक्रीज, हाँ क्योंकि दोनों साइड आया ना, साइन कन्वेंशन से करे तो उसने 10 जूल बाहर भी वर्क करके बर्बाद किया, और इधर 60 जूल एक्सपेल्ड किया, तो 60 जूल बाहर आ गया था -60, एंड वर्क डन क्या हो गया?
-10, ये बाई द गैस ना होकर बाई द गैस है ना, तो एक्सपेंशन वर्क ना नेगेटिव लेते हो, तो -70 मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज 70 जूल कम हो जाएगा फिर वहां पे। हाँ, फिर डिक्रीजेस इतना से। ओके, नेक्स्ट में करें हम लोग, तो वर्क की बात करें हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे मेजर करेंगे हम लोग? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यहाँ गैस है, यहाँ पी एक्सटर्नल है। मान लो गैस प्रेशर 1 एटीएम है, तुमने एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम रखा है ना, तो पी एक्सटर्नल के कारण इसका वॉल्यूम मान लो V1 था, वो स्लाइटली चेंज होके यहाँ तक आ गया ऐसे। पी एक्सटर्नल जैसे बाहर इधर 1 एटीएम था, बाहर तुमने 10 एटीएम डाल दिया, तो क्या हो गया, वो तुम्हारा इनसाइड जाएगा इधर। हाँ, ये 1 एटीएम से 10 एटीएम पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये पार्ट थोड़ा चेंज हो गया, यही हो गया ना, डीवी चेंज इन डीवी आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ ना ये डीवी। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम लोग ए मान ले, क्रॉस सेक्शन एरिया को ए मान ले, और इसको डीएक्स मान लो, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डीवी की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम डीवी विल बी ए इंटू डीएक्स ना, एरिया इंटू उसका लेंथ जितना चेंज हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया। सोचो चेंज इन वॉल्यूम, मान लो फोर्स उसने अप्लाई करके नीचे ले गया, तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, कितने से चेंज हो गया, उसका मॉड्यूलस की बात करें, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए पिस्टन का एरिया इंटू डीएक्स, इतना वॉल्यूम से चेंज हो गया। और वर्क डन बाय द, वर्क कौन करेगा, हम लोग करेंगे ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और केमिस्ट्री फिजिक्स में जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, वहां पे बाय द गैस की बात होती है, यहाँ पे केमिस्ट्री में ऑन द गैस की बात होती है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन ना, ये क्या होगा, एफ का मॉडुलस डीएक्स का मॉडुलस कॉस थीटा, यही होगा ना। एफ को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया, ये होगा ना, फोर्स हो गया तुम्हारा प्रेशर इनटू एरिया, ये सबको क्लियर है, इनटू व्हाट, डीएक्स, डीएक्स क्या होगा, चेंज इन लेंथ, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना वो डीएक्स। हाँ, और कॉस थीटा, जिधर फोर्स लगाया उधर ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो कॉस जीरो आ जाएगा वो, ये हो गया ना, तो ये माइनस पी ए डॉट डी एक्स आ गया। और इसको तुम लिख सकते हो, ये पी मतलब पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, एडीएक्स को डब्ल्यू, तो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी होता है, डी डब्ल्यू की बात करें हम लोग। फोर्स क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होगा, वर्क डन एफ डॉट डी एक्स होता है, ये मालूम है क्या, ये फिजिक्स में हो चुका है कि एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन वर्क डन है। हाँ, एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, ओके, तो एफ का मॉडुलस इंटू डीएक्स का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। अब जब तुम, अच्छा ये नहीं हुआ था, खैर ए डॉट बी पढ़ोगे, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कॉस थीटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर फिजिक्स में करेंगे हम लोग के लिए, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अच्छा हो गया था ना, तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, हाँ प्रेशर इंटू एरिया। अब डीएक्स क्या होगा, मॉडुलस कैसे लिखते हो, जैसे -3 होगा तो इसका वैल्यू क्या लिखते हो, माइनस पहले ही से लिख दो, तो माइनस ऑफ -3। मॉडुलस एक्स क्या डिफाइंड होता है, एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ये तो मालूम होगा सबको। मॉड एक्स क्या डिफाइंड है,
हाँ ये सबको पता है ना कि माइनस एक्स मतलब निगेटिव होने वाला है तो माइनस एक्स कर दो। तो जो dx की बात कर रही है ये x था, तो धीरे धीरे मान लो वन, ये 1 मीटर है तो 0.999 आ गया, तो चेंज इन ये क्या होगा, dx एक निगेटिव क्वांटिटी है ना। x बढ़ रहा है कि घट रहा है, 1 मीटर है तो क्या 1.1 मीटर हो गया कि 0.9 मीटर पे आया हाइट। हाँ डिक्रीजेस, तो dx एक निगेटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉडुलस क्या होगा फिर, किसी भी चीज का मॉडुलस जब dx निगेटिव होगा तो माइनस dx होगा ना। हाँ तो क्या हो जाएगा फिर, यही dx को माइनस dx से था। और cos थीटा क्या है, जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो cos जीरो है ना, तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन आ गया ना, ये क्यों, dx नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन आया था। क्लियर हो गया। तो माइनस ए डॉट डी एक्स क्या था, डीवी ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा। क्लियर हो गया सबको अभी। हाँ तो अब इसका आगे की बात करने हम लोग। तो इनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी, एकदम उतना ही रहेगा दोनों। एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ना, गैस प्रेशर 1 है तो एक्सटर्नल प्रेशर 1.001 है, यही हुआ ना। तो जब यहाँ पे डी डब्ल्यू की बात करोगे रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये होगा माइनस पी गैस प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। अब यहाँ पे माइनस पी गैस इंटू डीवी आ जाएगा और डीपी डीवी नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो ये आएगा डी डब्ल्यू का वैल्यू माइनस पी गैस इंटू डीवी, डीपी इंटू डीवी वेरी स्मॉल है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ ना, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर को गैस प्रेशर लिख सकते हो, तो डी डब्ल्यू माइनस पी गैस इंटू डीवी आएगा। ठीक है, इसका यूज क्या आने वाला वो देखें। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ अब ये पीवी का ग्राफ है, मान लो गैस इधर से इधर चला जाए ऐसे, ये गैस है जो इधर से इधर गया, ये ए से बी पे आ रहा है, ए से बी पे इधर से इधर जाएगा, तो इसका वर्क डन कितना लिखेंगे हम लोग। गैस का प्रेशर यहाँ पे था, इनिशियली ये प्रेशर था, बाद में ये प्रेशर आ गया, वॉल्यूम इधर से इधर आ गया, तो प्रेशर वॉल्यूम में डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, माइनस पी गैस इंटू डीवी ना। तो पी गैस इंटू डीवी की बात करें तो किसी भी इंस्टेंट पे ये हो गया प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम ऐसे, वॉल्यूम ये डीवी चेंज ये हुआ ना, तो ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ तो डब्ल्यू ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो इंटीग्रेशन होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डी आ गया, डी डब्ल्यू कितना था, माइनस पी गैस इंटू डीवी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी गैस इंटू डीवी, ये आ गया ना। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये प्रेशर था ये वॉल्यूम था, तो पी गैस इतना रखो इंटू डीवी, ये आ जाएगा ना। फिर कहीं और पे प्रेशर, ये प्रेशर था इंटू डीवी, इस तरह से, इस तरह से आएगा ना, डीवी नीचे है ना, तो ओवरऑल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सो इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर कर्व। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर गया, एरिया अंडर कर्व। तो ये पी गैस,
ये हो गया ना वर्क डन, एरिया अंडर कर्व। ये वाई एक्सेस इंटू एक्स एक्सेस, एक्स इंटू वाई क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ही आता है ना। अब इसको मालूम होगा कि ऐसे एरिया आता है, वही बता पाएगा। हाँ मतलब कभी भी इंटीग्रेशन उसका एक्स डी वाई या वाई डी एक्स क्या होता है, सर ने बताया होगा इसका इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, यही रहता है ना। मतलब ऐसे शायद सर ने बताया हो, वाई डी एक्स, ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक, डी एक्स ये एक्स है ना, एक्स को इधर चेंज करते जा रहे हो, वाई फिक्स है तो ये एरिया आएगा, और वही एक्स डी वाई रहे तो वाई वेरी कर रहा है ना, तो ये करवाएगा फिर, एक्स फिक्स करते हुए वाई को चेंज किया गया। तो ये इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, ऐसे क्लियर हुआ सबको कैसे एरिया अंडर कर्व है। हाँ, यहाँ dx हो गया तो एरिया x पे आएगा, और y हो गया तो ये y पे आएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन स्लोप है, ठीक है, ये क्या हुआ तुम लोग का, राइट। हाँ, तो ये वर्क डन एरिया अंडर कर्व होगा इसमें इसमें वो भी तब जब रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, वहां तक गैस का ही वो लेना पड़ा ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो पी एक्सटर्नल एक फिक्स है, पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है। तो उसमें कैसे करेंगे पी एक्सटर्नल, इधर से इधर जाओगे, ये पी है ये वी है, मतलब जैसे कि ये 1 ATM हो गया और यहाँ पे बाहर 10 ATM है, तो ये ऑलवेज प्रेशर 10 ATM था, ये प्रेशर 10 ATM हो गया, और वॉल्यूम उसके कारण मान लो चेंज होके यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो विच एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क डन, वर्क डन कितना हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी ना, पी एक्सटर्नल ऑलवेज ये था इतना, 10 ATM तो 10 ATM, और चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया, तो ये एरिया चेंज इन वॉल्यूम, दिस रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस बात करें तो बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर 1 ATM, मान लो तुम कंप्रेस करके इसे 10 पे लाना चाहते हो, तो क्या किया तुमने, बाहर 10 ATM किया, 10 ATM किया तो एक ही बार में कंप्रेस होकर नीचे आ गया, एक बार में कंप्रेस होकर नीचे आएगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हुआ, तो वर्क डन तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी है, तो पी एक्सटर्नल ऑलवेज रिमेन्स 10 ATM, मतलब ये मान लो ये 10 ATM था, तो ये प्रेशर पी एक्सटर्नल हमेशा था, और चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से हो गया, ये V1 से V2 यहाँ पे गया, ये V था, यही था ना, तो चेंज इन वॉल्यूम वाला पार्ट क्या हो गया, पिक स्टार इंटू डीवी होगा ना, ये प्रोसेस था, रिवर्सिबल होता तो ऐसा होता, तब क्या होगा, अभी तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल लोगे ना। हाँ बताओ, क्लियर है सबको ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आता है वो। तो इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। अब सीवी सीपी वगैरह डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या था। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाउ स्पेसिफिक हीट की बात करें हम लोग, है ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सब है क्या। देखो, हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है,
अच्छा, ये हो चुका कैलोरीमेट्री, कब हुआ? थर्मोडायनेमिक्स कब हुआ? तो इजी हो गया मेरा काम। हो गया, वाह। केबीपीआई फिजिक्स में हो गया। केबीपीआई लेक्चर फिजिक्स में हुआ था, ओके। नीट बैच इज नॉट डन विथ दिस। बैच में नहीं, केबीपीआई लेक्चर में हुआ। इसी तरह केबीपीआई सर ने लेक्चर लिया होगा तो बताया होगा। हाँ, तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, एस की बात करें, तो एस का वैल्यू जो होता है वो होता है क्यू बाई, चलो फिर से बता देता हूँ, हुआ चाहे नहीं हुआ, क्यू बाई एम डेल्टा टी। ऐसे मान लो कि एक 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg है, तुमने इसको 4000 जूल दिया, और डेल्टा टी इसके कारण इंक्रीज होकर कुछ तो 30 डिग्री से इंटीग्रेट इंक्रीज हो गया। तो एस का जो वैल्यू होगा वो 4000 जूल, है ना, डिवाइडेड बाई 5 × 30, यही होगा। यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सोचो। पर यूनिट मास पर डिग्री से इंक्रीज करने के लिए कितना हीट चाहिए, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री पर यूनिट मास। मतलब 1 kg, 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस ले लो, तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे वाटर का 1 किलोग्राम ले लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से तुम्हें बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉपर का 1 kg का ब्लॉक ले लो, उसका टेम्परेचर मान लो 30 से 31 डिग्री करना है, तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो तो कॉपर की अपनी प्रॉपर्टी होगी ना, तो वो इंटेंसिव होगी ना। वो कॉपर का एक डेटा हो गया कि हाँ इसका इतना होता है। वाटर इसका जैसे 4200 है, तो 4200 जूल, मतलब उसको 1 kg वाटर को 4200 जूल दोगे तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो तो एक फिक्स डेटा, वाटर कितना भी लो, जैसे वाटर की डेंसिटी फिक्स है, उसी तरह ये भी फिक्स होगा। व्हाट इज आर? आर कहाँ लिखा है इसमें? ये तो कुछ और लिखा होगा शायद तुमने। व्हाट इज आर? आर कहाँ है इधर? आर नहीं लिखा है, एस इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी लिखा है मैंने। क्लियर है, मतलब हीट गिवन मास और ये टेम्परेचर। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि इसमें कोई डाउट है? क्लियर। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसलिए ये कौन सा होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब m इंटू एस इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब हीट कंटेन करने की कैपेसिटी, तो वो m इंटू एस होगा, है ना, बट दैट इज क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, किसी भी चीज को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। तो वो तो मास डिपेंड हो गया ना। 1 ग्राम वाटर है, उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट कम चाहिए। बट 1 किलोग्राम वाटर है, उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट ज्यादा चाहिए। 10 किलोग्राम है, उसको 1 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर, तो और हीट चाहिए। 1000 किलोग्राम है तो और ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो इसको क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या हो गया? ये एक्सटेंसिव हो गया ना। हाँ, ये बताया था हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होगा, वहां पे लिखा था, बट बोला था बाद में समझ में आएगा। अभी समझ में आया क्यों? ये इंटेंसिव है तो इसका एक डेटा आता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना, कॉपर का इतना, जैसे डेंसिटी है वैसे। और ये क्या होता है? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा। अब आ गया मोलर हीट कैपेसिटी। तो वो क्या डिफाइन होगा? सी का जो वैल्यू होगा, मोलर हीट कैपेसिटी, सी का वैल्यू जो होगा क्यू बाई एन डेल्टा टी।
एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितना मोल डिवाइड किया था पर यूनिट मोल ना, तो हीट गिवन to 1 mole of gas to change the temperature by 1 degree centigrade is called molar heat capacity. मतलब 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तुम्हें इंक्रीज करना है टेम्परेचर, तो जो उसको हीट देंगे वो क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। C इक्वल टू Q इंटू एन डेल्टा टी। सोच तो क्लियर है। हाँ ठीक है। कोई मीटिंग से बाहर गया क्या, कॉल करता है। हाँ, C इक्वल टू Q बाई एन डेल्टा टी ये था ना। अब करें हम लोग, एक आता है कि CPCV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब हम लोग बोलेंगे CP, ये क्या होगा, और एक करेंगे हम लोग CB। CP और CB में क्या रिलेशन होगा, ये भी शायद किया होगा तुम लोगों ने, वो कर लेते हैं हम लोग। CP का वैल्यू पहले डेल्टा एच डिफाइन करना पड़ेगा, यही कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, करते हैं। देखो पहले CB डिफाइन करते हैं। CB का वैल्यू जो होगा, Q QV एंड डेल्टा टी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। CB का वैल्यू हो गया QV बाई एन डेल्टा टी, यही है ना। अब QV का वैल्यू जो होगा, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, हीट कैपेसिटी ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, और डेली इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू है, Q प्लस डब्ल्यू। इफ V इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क डन कितना होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीबी का इंटीग्रेशन। अब यही पार्ट जीरो हो गया, डीबी ही चेंज इन वॉल्यूम तो हुआ ही नहीं, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो ही होगा ना। हाँ, तो हम वर्क डन जीरो आ जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा। तो डेली का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू ना, मतलब हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको डायरेक्ट इमेजिनेशन करो, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसे, और तुमने इसको हीट दिया, तो क्या ये वर्क डन कर पाएगा क्या, वॉल्यूम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। गैस स्टोव पे कुछ भी तुम डाल दो गर्म करने को, उसको ढक दो, उसको कवर किया हुआ है, तो जो तुम्हारा हीट जाएगा कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में ना, वो वर्क डन कर पाएगा क्या, नहीं वर्क डन नहीं कर पाएगा, राइट। तो सबका सब इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो सोचो कि लोग बोलते हैं कि खाना जब बना रहे हो तो इसको कवर करके बनाओ, क्यों,
ऐसे और कवर करने में क्या डिफरेंस आएगा? इसमें कुकिंग फास्ट होती है कवर किया तो, इसमें कुकिंग स्लो हो जाती है, क्या रीजन है? हाँ हाँ, वर्क डन होगा यहाँ, गैस वर्क डन करेगा ना, वॉल्यूम एक्सपेंड किया है तो वर्क डन बाय द गैस। इंटरनल एनर्जी में कितना हो गया? तो जो तुम हीट दे रहे हो वो तो वो स्पेंड करते जा रहा है बाहर, वर्क डन कर करके, तो कम ही हीट में एब्जॉर्ब हुआ ना। और यहाँ पे क्या होगा, यदि तुमने क्लोज कंटेनर किया था, जो हीट दिया ना, ये वर्क डन कर ही नहीं पाएगा, W0 है। तो पूरा का पूरा डेल इक्वल टू क्यू होगा ना, जो तुमने हीट दिया इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा, मतलब उसको हीट करने में ही जाएगा। क्योंकि उसमें क्या हो गया, वो गैस वर्क डन कर जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता चला जाता है। तुमने 50 जूल किया, वो 20 जूल स्पेंड कर दिया वर्क डन करने में, 30 जूल ही मिल पाया, तो कुकिंग इफेक्टिव नहीं होगी ना। और वही उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज करके रखा है, तो जो तुमने हीट दिया वो उसके वर्क डन में चला गया फिर, यही है ना। हाँ, तो वी और क्यू का। हाँ, तो ये है चेंज इंटरनल हीट गिवन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दिल्ली, यहाँ पे क्यूवी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीवी इक्वल टू क्यूवी बाई एन डेल्टा टी। और क्यूवी कितना आ गया, डेल ई बाई एन डेल्टा टी। ऐसे लिख सकते हो ना। तो दिल्ली का वैल्यू हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे, एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हो ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल मालूम है, सीवी का उसका अपना डेटा आएगा, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा ही आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में, हर जगह ये चलते रहेगा। जब भी इंटरनल एनर्जी निकालना होगा ना, तो डेल्टा इक्वल टू तुम्हें क्या करना होगा, एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा के वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाता है। ओके, नाउ। हाँ, सोर्स प्लेस में डाउट नहीं है ना। नो डाउट, ओके। देवांशी, क्या हो गया, कोई क्वेश्चन पूछा है तुमने? ऊपर कोई क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एम से मल्टीप्लाई कर दो, हीट कैपेसिटी हो गया। एस का वैल्यू क्या था, क्यू बाई एम डेल्टा टी। और एम को मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू एस इज हीट कैपेसिटी। एस का वैल्यू था क्यू बाई एम डेल्टा टी, वो जो मैं नोट्स भेजूंगा तो देख लेना। और एम को इधर ले आ दो, लेफ्ट हैंड साइड पे एम एस हो गया, वो हो गया हीट कैपेसिटी। जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव था उस पर तो बहुत देर टाइम बताया, 15 10 15 मिनट, तो उसे देखना एक बार, क्लियर हो जाएगा। ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग देख लोगे, हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग कर रहे हैं सीपी की बात करें। ये सीवी था, अब सीपी की बात करें तो क्या होगा। कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी क्या होगी। हाँ, तो ये बात होगी सीपी की। ये हो जाएगा हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर बाय एन डेल्टा टी। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी वो जो हो जाता है ना, तुम्हारा जो एच का वैल्यू हो जाता है, एंथैल्पी। एक होगा हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम लोग बोलेंगे, मतलब हाँ, डेल्टा एच जो आता है, डेल्टा एच का वैल्यू जो आएगा
H इज द बेसिकली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आएगा। तो ये शीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यूपी को तुम डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच बाई एन डेल्टा टी। तो कहीं डेल्टा एच कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग को एक ही फॉर्मूला यूज करना होगा, एन सी पी डेल्टा टी, और डेली कहीं कैलकुलेट करना होगा तो होगा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये दो हम लोग का पूरे थर्मोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला इसका यूज करते रहेंगे। एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, सीपीसीवी दिया रहेगा और एक रिलेशन भी आएगा गामा, पॉइजन रेशियो का आता है, रेशियो गामा। तो जो पॉइजन रेशियो गामा हो गया उसका जो वैल्यू आता है दैट इज सीपी बाई सीवी। दोनों का सीपी और सीवी का रेशियो को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तब इसका यूज क्या आएगा वो आगे करेंगे, गामा का वैल्यू और किसका कितना होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आगे जाके आएगा। वैसे सर ने फिजिक्स में भी कुछ कुछ करा दिया होगा। हाँ, अब सीपी एक रिलेशन आता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। एक हम लोग पढ़ेंगे कि एच का वैल्यू होता है यू प्लस पीवी, ये डिफाइंड है एच, ठीक है। तो अब जो होगा पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हो, एनआरटी लिख सकते हैं ना। हाँ, यू इंटरनल एनर्जी, यू या ई दिया रहेगा और ये एंथैल्पी है। एंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पीवी है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एच बाई डी टी, डी यू बाई डी टी प्लस यहाँ पे पीवी इक्वल टू आर टी ले लो, फॉर वन मोल ले लो, फॉर वन मोल पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो डी आर टी बाई डी टी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी आर टी बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया था सीपी, ये आ गया था सीवी, और ये डी आर टी बाई डी टी, डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर आ जाएगा। तो सीपी का वैल्यू सीवी प्लस आर होगा। जैसे एग्जाम्पल सीवी दे दिया 25.3, तो सीपी का वैल्यू होगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये जो डेटा होगा 25.3 प्लस 8.314 आता है इसका वैल्यू, जूल पर मोल पर केल्विन। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा इस तरह से आ जाता है। तो गैस कांस्टेंट आर का जो वैल्यू होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया ना, तो आर इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये मोल कंसेप्ट में किया था, ये एसआई यूनिट में करोगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ऐसे। आर्ग में करोगे तो 8.314 इंटू 10⁷ आर्ग पर मोल पर केल्विन ऐसा। तो अभी हम लोग का यूनिट यूजुअली हाँ कैलोरी रहेगा तो 2 कैलोरी होगा पर मोल पर केल्विन। क्यों, 4.18 जूल मतलब 1 कैलोरी, और 8.314 है मतलब ऑलमोस्ट 2 कैलोरी हो गया ना। हाँ, एक आ जाएगा सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो सीपी दिया रहता है सीवी निकालना रहता है, सीवी दिया है तो सीपी निकालना, बस वही रिलेशन और कुछ नहीं करना। ओके, तो इसके बाद हाँ अब मेन पार्ट पे आ जाए, कैलकुलेशन वाले पार्ट से। एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए क्या क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो पहला लिख देते हैं, पहले वो सभी तो कर ही ले, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, मतलब
सिस्टम कांस्टेंट है, और इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, तो प्रोसेस क्या हो सकता है, क्यू बाहर आ सकता है या अंदर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। प्रेशर चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन का वैल्यू मैंने बताया था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, तो यही जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। तो डेली का वैल्यू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेली इक्वल टू क्यू। अब क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा ई पॉजिटिव है, क्यू निगेटिव है तो डेल्टा ई निगेटिव है। मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कब होगा, डेली पॉजिटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल आ गया, क्यू ना, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को तुम जितना हीट करोगे ना, उतना ज्यादा उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, यही है ना। और डेली डेली डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, डेली निगेटिव कब होगा, जब क्यू निगेटिव हो, हीट एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हीट एक्सपेल्ड हो जाए तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ, ये तो क्लियर बात है ना, वैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्लोज कंटेनर है, उससे हीट बाहर आएगा तो वो चीज ठंडी होती जाएगी। हाँ, क्लोज कंटेनर, उसको तुमने हीट किया तो वो गर्म होते जाएगी, डेली इंक्रीज होगा। ओके। हाँ, अब आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। मतलब डीपी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखें यहाँ हम लोग का क्या था, डीई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसे था ना। मतलब डी डब्ल्यू कभी भी तुम्हें यूज करना है तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, ऐसे ना। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कितना होगा, बाहर आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ये वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट ही तो था। हाँ, ये आ जाएगा तुम्हारे किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। तो आइसोबारिक के लिए क्या हो गया, डी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। डी का वैल्यू हर हालत में एनसीवी डी टी ही होगा। हाँ, तो दिल्ली का जो वैल्यू होगा, डी का वैल्यू जब इतना लिखोगे डी डब्ल्यू, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन लिखा था हम लोगों ने, रुको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना। यहाँ पे जब दिल्ली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ये होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब प्रोसेस कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, इस तरह से हम लोग का रिलेशन लाना पड़ेगा। आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अब आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, यही इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों तो केवल डेफिनेशन रह गया, फॉर्मूला रह गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग का। तो पहले आइसोथर्मल की बात करें हम लोग या एडियाबेटिक की बात करें, चलिए एडियाबेटिक ही कर लेते हैं। आइसोथर्मल ही कर लेते हैं, इजी रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस दो होगा, एक होगा इरिवर्सिबल और दूसरा हो गया
रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंस क्या हो गया? रिवर्सिबल मतलब वन स्टेप में होने वाला तुम्हारा प्रोसेस। हाँ, तो आप कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जैसे कि एक सिस्टम ले लें, तुम्हें बॉयल्स लॉ बताना पड़ेगा मुझे। बॉयल्स लॉ तुम लोग को थोड़ा आइडिया है क्या ये? यदि किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। अच्छा, मालूम है कुछ लोगों को। गुड। बहुत लोगों को मालूम है। 10th में था भार्गव। ओके। सुहम नहीं सुना है। 10th में किस बोर्ड में था भार्गव? ऑसनिस ने ये। डीएच पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव निगेटिव तो डिपेंड करता है भार्गव की वर्क डन बाय द गैस है या डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा डीएच क्या था? एनसीपी डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ गया तो डेल्टा एच पॉजिटिव, नहीं बढ़ा तो डेल्टा एच नेगेटिव। सीबीएसई में था। 9th 10th में था। ओके चलो ठीक है। V इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/P। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होता जाता है। यही है ना? तो पीवी V इक्वल टू क्या होगा? K/P। मतलब पीवी इक्वल टू K। मतलब हाँ, तो पीवी इक्वल टू K हो गया। इसका मतलब हो गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ऐसे। जैसे कि एक गैस हो गया, 1 atm प्रेशर था इसका, वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है। अब तूने बाहर से इस पे 10 atm प्रेशर डाल दिया तो क्या होगा? गैस कंप्रेस होगा। कंप्रेस हो गया, कितना आ जाएगा? ये 10 atm पे आ गया। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है। तो 1 atm था तो वॉल्यूम कितना था? 10 था। प्रेशर 1 atm तो वॉल्यूम 10। और बाद में प्रेशर कितना आ गया? 10। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इसका 1 लीटर पे आ जाएगा। यही बॉयल्स लॉ है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे मतलब आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सॉरी, आइसो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यही था ना? अब इसका यूज देखो कि मान लो कि हम लोग वन स्टेज कंप्रेशन करें। वन स्टेज कंप्रेशन मतलब गैस को एक बार में कंप्रेस करके रख दो। वन स्टेज कंप्रेशन मतलब क्या हो गया कि गैस ऐसे है, ये बाहर तुमने 10 atm लगा दिया। इसका कितना था? 1 atm था। वॉल्यूम 10 लीटर था।
जब एक ही बार में कंप्रेस किया तो कितना आ जाएगा, 10 एटीएम पे आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, 1 लीटर। क्यों, प्रेशर कितना आ गया, 10 एटीएम ना, ये बॉयल्स लॉ से मालूम चल जा रहा ना, टी कांस्टेंट था इसका, यही था ना। हाँ, तो वर्क डन कितना होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। मतलब माइनस पी एक्सटर्नल तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना था बाहर, 10 एटीएम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर फाइनली, और इनिशियली 10 लीटर, तो 90 हो गया ना, माइनस 90 एटीएम लीटर। तो 1 स्टेज कंप्रेशन में वर्क डन इतना हो गया। नाउ इफ यू गो फॉर 2 स्टेज कंप्रेशन, 2 स्टेज कंप्रेशन मतलब 2 बार में कंप्रेस करें हम लोग। पहले तुम क्या करो कि यहाँ पे 1 एटीएम था, वॉल्यूम 10 लीटर है, लाना तो 10 एटीएम है, बट पहले तुमने प्रेशर डाल दिया 4 एटीएम। तो 4 एटीएम से इधर आएगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा उस समय, मान लो आ गया इधर 4 एटीएम पे, तो इक्विलिब्रियम में आ गया, यहाँ पे 4 एटीएम आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा वो बताओ। और उसको फिर से यहाँ से नहीं दिखाता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करो। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यही था ना। हाँ, तो 1 इंटू 10, तो बाद में प्रेशर 4 आ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, 2.5 ना। हाँ, तो वॉल्यूम आ गया 2.5 लीटर। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम 2.5 लीटर था, अब तुमने क्या किया, 10 एटीएम डाल दिया। 10 एटीएम डालोगे तो कंप्रेस करके नीचे ले आया। यहाँ प्रेशर कितना आ गया, 10, तो यहाँ भी कितना हो गया, 10 एटीएम ना। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 लीटर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है ना। यहाँ वर्क डन W है और यहाँ वर्क डन W2 है, ये दोनों का एडिशन कितना होगा, W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन। हाँ, W1 इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V1 इंटू V2, मतलब माइनस 4 एटीएम। और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया था, 2.5 लीटर, इनिशियली कितना था, 10 लीटर। यहाँ पे प्लस आया था ना, सॉरी, वर्क डन कंप्रेशन में पॉजिटिव आएगा ही, ऊपर में प्लस आया था। यहाँ 7.5 प्लस 4 30 एटीएम लीटर। एंड W2 ओके 55 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे प्रेशर अब 10 कर दिया तुमने। चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, पहले बाद में 1 लीटर है, इनिशियली 2.5 लीटर था, 1.5 का फैक्टर हो गया ना, तो 15 एटीएम लीटर, 45 आया ना। हाँ, 45 आ गया, ओके। तो पहले में जो वर्क डन की बात करेंगे हम लोग, तो जब गैस यहाँ से यहाँ पर आ रहा है ऐसे, ये वॉल्यूम में प्रेशर है, प्रोसेस किस हो रहा है, कंप्रेशन, मतलब इधर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये डेटा कौन कौन सा हो गया, ये वॉल्यूम का डेटा हो गया इधर, इधर। तो ये डेटा कौन सा है, स्टार्टिंग में प्रेशर कम था, कितना था, 1 एटीएम, उसमें वॉल्यूम कितना था, ये पॉइंट ए ले लो, 1 एटीएम था, तो वॉल्यूम उसमें कितना था, 10 लीटर। और बाद में कितना हो गया प्रेशर, 10 एटीएम, वॉल्यूम 1 लीटर, तो वर्क डन कितना होगा, ये हमेशा 10 इंटू 10 - 1 है ना। 10 - 1 तो ये एरिया हो गया 10 - 1, और ये हमेशा 10 था, ये वाला पार्ट 10 था। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है A × B। ये ए है और ये बी है, तो ए बी इसको रिप्रेजेंट करता है, ये मालूम होगा। उसी तरह ये 10 है और ये 9 है। 10 एटीएम कौन सा हो गया, ये हाइट जो हो गया, और इसका बेस हो गया, विड्थ हो गया 10 - 1, तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन ये पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल आया ना, इसमें कौन सा वर्क डन आएगा, और वर्क डन देखो कम पड़ गया, 90 एटीएम था तो इस बार 45 पे ही काम चल गया, आधा वर्क डन से ही हो गया।
मतलब तुम्हें यदि कंप्रेस करना है गैस को 10 एटीएम पे लाना है तो बेटर क्या है, एक ही बार में 10 एटीएम लगाना है कि 2 बार में? 2 टाइम्स में करो। क्यों 10 एटीएम को एक बार में वेस्ट करना है? एक बार 4 एटीएम लगा दिया, एक बार 10, फिर बाद में 10 कर दिया। 2 टाइम्स करने से वर्क डन सीधे तुम्हें बहुत कम की जरूरत है, 45 एटीएम लीटर तुमने अप्लाई किया तो ही तुम्हारा काम बन गया। तो वर्क डन कम हो जा रहा है ना, तो बेटर इसको इनफाइनाइट स्टेज में करें, एन एन स्टेज में करो। जितने बड़े स्टेज में करोगे उतना तुम्हारा वर्क डन कम होते जा रहा है। यही हुआ ना? हाँ, ये दोनों ऐड करके आ गया। तो इसका कौन सा वर्क डन होगा देखें। अब इसको 2 स्टेप में किया था हम लोगों ने ऐसे, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहां से यहां ले ले। स्टार्टिंग में कितना था प्रेशर? 1 एटीएम, वॉल्यूम था 10 लीटर। बीच में प्रेशर कितना आ गया? 4। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना पे आ गया था? 2.5 लीटर। बाद में प्रेशर 10 कर दिया था, वॉल्यूम आ गया था 1 लीटर। तो पहले कितना लगाया गया था प्रेशर? 4 एटीएम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया था? ये 4 एटीएम, मतलब ये हो गया यहां से यहां तक 4 × कितना था? 10 - 2.5, यही था ना? मतलब ये वैल्यू, ये वाला रेक्टेंगल आएगा ना ऐसे, ये हो गया W1। और W2 क्या होगा? ये यहां से बड़ा रेक्टेंगल 10 एटीएम का प्रेशर था और ये वॉल्यूम आया था, तो ये हो गया W2। तो वर्क डन इतना हो गया, 2 रेक्टेंगल में आ गया। अब इसी को 5 स्टेज कंप्रेशन कर दो, 5 बार में कंप्रेस करो तो कितने रेक्टेंगल दिखेंगे? तो 5 रेक्टेंगल में ब्रेक हो गया ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते वो 5 में ब्रेक हो जाएगा ऐसे। 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, ऐसे। वर्क डन तो कम होते जा रहा है ना अब। नाउ n स्टेज कंप्रेशन वेयर n टेंस टू इंफिनिटी, तब क्या हो जाएगा वो? ऐसे कुछ 10-15 लाख में ब्रेक कर दो तो रेक्टेंगल दिखेगा भी नहीं। यहाँ से यहाँ जाके था वो एरिया अंडर कर्व ही होगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा एकदम छोटा छोटा यहीं पे रेक्टेंगल। ऑलमोस्ट क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, तो एरिया अंडर कर्व ही हो गया ना फिर वो। तो ये बिकम्स एरिया अंडर कर्व। यही प्रोसेस रिवर्सिबल था ना। रिवर्सिबल मतलब प्रोसेस को इतना स्लो ले जाओ, इतना स्लो ले जाओ कि कभी भी रिवर्स कर पाओ इनफाइनाइट स्टेज में। इनफाइनाइट स्टेज में वर्क डन क्या हो गया? एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एरिया अंडर कर्व इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन ना? ओके, चलो फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं 1 2 3 में। ओके, ऑलराइट, चलो बाय बाय।